नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नए ज़िले के साथ उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। आज का हमारा टॉपिक है शिवपुरी। ठीक है, ज़िला शिवपुरी जो कि ग्वालियर संभाग में आता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो लोकेशन ये ग्वालियर संभाग का ज़िला है। इसमें देखिए ग्वालियर संभाग में 5 ज़िले आते हैं: ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। ठीक है, 5 ज़िले आते हैं। बिल्कुल बीचों बीच शिवपुरी स्थित है, मतलब कि ग्वालियर दतिया ऊपर हैं 2 ज़िले, गुना अशोकनगर नीचे, शिवपुरी कहाँ पर है? बीच में। और इन पाँचों ज़िलों में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? शिवपुरी है। ठीक है, तो ये पूछा नहीं जाएगा कौन सा बड़ा है। नेशनल हाईवे में सभी पार्ट की तरह इसमें भी बता देता हूँ। तो आपने पढ़ा था NH-92 आता है भिंड की तरफ से। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, NH-75 आता है, यहाँ झांसी से दतिया आता है। ठीक है, 75 झांसी से दतिया और फिर ग्वालियर में आता है। यहाँ मुरैना से आपने देखा था NH-3 आता है, आगरा से मुंबई। और फिर यही NH-3 आगे इस तरह से शिवपुरी आता है। ठीक है, तो ये कहाँ से? मुरैना से आया ग्वालियर। आगरा से मुंबई जो हमारा NH-3 है, ये यहीं मुरैना से ग्वालियर, फिर शिवपुरी, फिर यहाँ गुना, फिर राजगढ़, फिर इस तरह से नीचे। तो जैसे जैसे हम ज़िले पढ़ते जाएंगे राजमार्ग को भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि कौन सा राजमार्ग गुजरता है शिवपुरी से, तो आंसर हो जाएगा NH-3, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे है, नेशनल हाईवे है। फिर भौगोलिक क्षेत्र देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ये बुंदेलखंड का भाग है। बुंदेलखंड का भाग है। और अगर 1956 मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व की बात करें तो 1948 गठन के पूर्व मैंने आपको बताया था, जो हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट बी का हिस्सा यानी कि मध्य प्रांत का हिस्सा था, है ना। तो जो ग्वालियर संभाग है पूरा का पूरा किस में आता था? मध्य प्रांत में आता था, पार्ट बी में आता था। और पार्ट बी की कैपिटल भी थी शीतकालीन कौन? ग्वालियर। और ग्रीष्मकालीन इंदौर थी। तो इतना हमने सब पढ़ लिया था। तो भौगोलिक दृष्टि से ये किसका पार्ट है? बुंदेलखंड। यहाँ की संस्कृति कैसी होगी? बुंदेलखंड होगी। और संभाग बता दिया ग्वालियर। और अगर 1956 से पहले की बात करें तो ये पार्ट बी का भाग था। ठीक है, इतना सफिशियंट है। फिर इसके बाद इसका गठन 1956 में हुआ। मैं आपको अभी बता चुका हूँ 1948 तक ये पार्ट बी का हिस्सा था यानी कि मध्य प्रांत का हिस्सा था। उसके बाद जब 1951 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है तो ये मध्य प्रदेश राज्य में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, इसका गठन हो गया। फिर इसके इतिहास के बारे में तो शिव की नगरी के नाम से, इसका जो नाम शिवपुरी है, शिव की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। शिवपुरी भगवान शिव की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका इतिहास भी पुराना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे तात्या टोपे हैं, 1857 की क्रांति जब हुई थी तो रानी लक्ष्मीबाई के गुरु, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई के गुरु तात्या टोपे, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था, उनको शिवपुरी ज़िले में ही फांसी दी गई थी। तो इस तरह से हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतिहास में सिर्फ यही पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का, एमपी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1857 की क्रांति, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, की क्रांति में 18 अप्रैल, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 100 टाइम पूछी गई है। ठीक है, 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1859 1859 को, ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। किसको? 1857 की क्रांति के नायक तात्या टोपे को। तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर शिवपुरी में तात्या टोपे स्मारक भी हम पढ़ेंगे। और तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों में मेजर मीडे ने षड्यंत्र पूर्वक पकड़ा था। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है शिवपुरी से। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है शिवपुरी में, इतना याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है इसके बारे में, इम्पोर्टेंट है।
पूछा नहीं जाता। पूछा क्या जाएगा, सिर्फ तात्या टोपे के बारे में पूछा जाता है। और यहाँ पर लिखा मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर और एक पवित्र स्थान शिवपुरी को पहले सिपरी के नाम से जाना जाता था, और इस जगह का इतिहास मुगल काल से है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शहर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। 1804 तक यह शहर कछवाहा राजपूतों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि उसके बाद सिंधिया राजवंश द्वारा शासन किया गया, और यहाँ पर सिंधिया राजवंश की छत्रियाँ स्थित हैं। ठीक है, सिंधिया वंश राज की छत्रियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो यहीं शिवपुरी पे हैं। कौन है गाना बजा, ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। फिर इसके अलावा शिवपुरी स्वतंत्रता संग्राम से भी महत्व रखता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे जी को फांसी दी गई थी। तो मेन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इतना सब नहीं पूछेगा एग्जाम में, सिर्फ कितना पूछा जाता है, ग्वालियर राजवंश के ग्वालियर के सिंधिया हैं। संख्या राजे सिंधिया नाम सुना होगा आपने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। संख्या राजे सिंधिया की छतरियाँ कहाँ पर मिलेंगी, तो ये मिलेंगी आपको शिवपुरी में। संख्या राजे सिंधिया की छतरियाँ मिलेंगी आपको शिवपुरी में, ये पूछा जाता है। और महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। डेट मैंने आपको बता दी है, 18 अप्रैल 1859 को, 1859 में। ठीक है, तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों में मेजर मीडे ने षड्यंत्र पूर्वक पकड़ा था और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी थी। इतना इम्पोर्टेंट है। फिर है शिवपुरी ज़िले में तहसील देख लीजिए, तो एक तो शिवपुरी ही तहसील है, फिर कोलारस है, फिर करेरा, नरवर, पोहरी, पिछोर, खनिया धाना, बदरवास और बैराड, इतनी तहसीलें हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तहसीलें हैं जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में, एक तो नरवर है। शिवपुरी का प्राचीन नाम आपको कहीं कहीं नरवर मिलेगा। नरवर का जो शिवपुरी का उपनाम है वहाँ पर नरवर, क्योंकि ये जो राजा नल थे, राजा नल और दमयंती। ठीक है, तो मैं अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले अपन नरवर से ही शुरू करते हैं। नरवर तहसील के बारे में जान लीजिए। तो नरवर तहसील, नरवर महाभारत कालीन प्राचीन नगरी है जो राजा नल और रानी दमयंती की प्रणय गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। नरवर का किला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा नरवर का किला कहाँ पर है, शिवपुरी में है। और नलपुर, ठीक है, नलपुर या नरवर कहाँ पर है, तो ये भी शिवपुरी में है। फिर इसके बाद महाभारत कालीन आपने रानी दमयंती और राजा नल की प्रणय गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है कौन, नरवर। इसके बाद जो यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100 टाइम पूछी गई है तहसील, वो है करेरा। करेरा तहसील में क्या है, तो मैंने आपको जब ग्वालियर पढ़ाया था तो दो प्लेस के नाम बताए थे, एक था घाटी गांव और एक था करेरा। ठीक है, एक घाटी गांव एक करेरा था। तो अब आपको याद आ गया होगा सोन चिड़िया का नाम। सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए घाटी गांव, ग्वालियर के घाटी गांव में और शिवपुरी के करेरा में इनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं शिवपुरी में क्या है। शिवपुरी तहसील किस लिए फेमस है, तो शिवपुरी तहसील NH3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है, ये बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है, किसके, शिवपुरी तहसील के। और यहीं पर है क्या, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा, जो कि 1958 में बना था। 1958 में बना माधव राष्ट्रीय उद्यान NH3 इसके बीचों बीच से निकलता है, और ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एक किला है। ठीक है, इस किले का नाम क्या है, तो इस किले का नाम है जॉर्ज कैसल। आगे सब पढ़ेंगे और विस्तार से इसके बारे में। जॉर्ज कैसल है माधव राष्ट्रीय उद्यान में, और सांख्य सागर झील भी स्थित है। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई हमारी तहसीलों को लेकर। आगे देखते हैं नदियाँ। तो नदियों में पार्वती, सिंध और कूनो और बेतवा हैं, 4 नदियाँ यहाँ फेमस हैं। ठीक है, तो पार्वती नदी है जो कि सिंध नदी की सहायक नदी है। जब आपको गुना पढ़ाया था वहाँ पे आपको बताया था कि पार्वती नदी सिंध की सहायक नदी है और सिंध जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। तो ये पार्वती और सिंध, ये दोनों नदियाँ आपको गुना में भी अपन पढ़ चुके हैं, पार्वती और सिंध को गुना में।
यहाँ पर आपको 4 नदियाँ देखनी हैं, पार्वती, सिंध, कूनो और बेतवा नदी। कूनो नदी के बारे में क्या फैक्ट है, तो कूनो नेशनल पार्क, आपने कूनो नेशनल पार्क पढ़ा होगा श्योपुर जिले में, जब हमने चंबल संभाग पढ़ा था तो वहाँ पर कूनो नेशनल पार्क था, जिसके मध्य से ये कूनो नदी निकलती थी। ठीक है, तो कूनो नदी श्योपुर में मेनली जानी जाती है। बेतवा नदी भारत की गंगा इसको कहते हैं, और माता टीला डैम है जिसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। और पार्वती नदी सिंध की सहायक नदी है। सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल की। तो इन चारों नदियों के नाम याद रखिएगा, ये चारों बहती हैं कहाँ, शिवपुरी में। फिर है यहाँ पर दिया है कूनो चंबल की सहायक नदी है, तो ये भी याद रखना है, पूछी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल की सहायक नदी निम्न में से कौन नहीं है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उससे भी आपको बनना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए सिंचाई एवं परियोजनाओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले लोअर और बृहद सिंचाई परियोजना जो उर नदी में है, शिवपुरी और दतिया। जब शिवपुरी और दतिया जिले के कुल 343 ग्रामों में बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो शिवपुरी में अगर परियोजना पढ़नी है तो उर नदी में बनी है लोअर और बृहद सिंचाई परियोजना, बस नाम याद रखना है, उर नदी में बनी है लोअर और बृहद सिंचाई परियोजना। ठीक है, दतिया में पूछी नहीं जाएगी क्योंकि दतिया लाभान्वित है, मेनली ये शिवपुरी में बनी हुई है। दतिया में भांडेर परियोजना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिंक करते जाना है सभी जिलों को। दतिया के लिए भांडेर परियोजना फेमस है, इसलिए वहाँ भांडेर परियोजना पूछी जाती है। शिवपुरी में लोअर और बृहद सिंचाई परियोजना जो कि उर नदी में बनी है, ये पूछी जाती है। ठीक है, फिर है हमारी बेतवा नदी और उसकी सहायक नदी पर बांध का निर्माण हुआ है, माता टीला डैम है, इसी को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो इससे भी लाभान्वित है कौन, शिवपुरी जिला। पूरा ग्वालियर संभाग ही लाभान्वित है किससे, माता टीला डैम से, तो इससे भी आप समझ जाइएगा। ठीक है, फिर है शिवपुरी जिले में नेशनल हाईवे, तो मैंने आपको बताया एक NH3 आता है, एक NH25 आता है, झांसी की ओर से NH25 ये आ रहा है, देखिए झांसी की ओर से NH25। इसी झांसी की ओर से दतिया में पढ़े थे तो NH75 जा रहा था। दतिया में मैंने आपको बताया था NH75 जा रहा था, कहाँ से आता था, झांसी की ओर से। ऐसा ही शिवपुरी की ओर से ये NH25 आ रहा है। ठीक है, NH25 आ रहा है कहाँ पर, शिवपुरी। और ये ग्वालियर की ओर से NH3 आ रहा है कहाँ पर, शिवपुरी। और इस तरह से आगे गुना की ओर चला जाएगा, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, फिर ऋतुएं और जलवायु, तो यहाँ की ऋतु जो जलवायु है और ऋतु है इसके बारे में जान लेते हैं। शिवपुरी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान यहीं पर पाया जाता है, शिवपुरी में। तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, ठंडी और शुष्क होगी। शुष्क का रीजन क्या बताया जाता है कि यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। इस तरह से हमारा भारत है तो यहाँ से जो मानसून आता है इससे वर्षा होती है। यहाँ अरावली पर्वत होने के कारण ये मानसून ऊपर ऊपर निकल जाता है, मानसून को रोक नहीं पाता है ये पर्वत, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, जो हमारे नॉर्थ यानी कि चंबल और ग्वालियर संभाग है यहाँ वर्षा कम होती है। भिंड में आपने पढ़ा था 55 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की न्यूनतम वर्षा होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और शिवपुरी सबसे ठंडा प्लेस भी है, तो ठंडी और शुष्क जलवायु आराम से याद रख सकते हैं। शिवपुरी जिले को अरब सागर से वर्षा मिलती है। अरब सागर का मतलब ही है दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि दक्षिण पश्चिम ये वाला पार्ट यहीं पर तो है अरेबियन सी, और यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करते चलना है। फिर है शिवपुरी में ठंडी और शुष्क जलवायु है, जून में तापमान 45 डिग्री से सेंटीग्रेड को छू लेता है। शिवपुरी जिले को अरब सागर से वर्षा मिलती है, और शिवपुरी में औसतन वर्षा 816 मिलीमीटर होती है, यानी कि इसको देख लीजिए 81 सेंटीमीटर। ठीक है, 81 सेंटीमीटर, 81.3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 81.63 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 81 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्षा में जो बरसात से है, ये सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे कम तो भिंड 55 सेंटीमीटर, सबसे अधिक पचमढ़ी 199 सेंटीमीटर, और औसतन 112 सेंटीमीटर। बस 3 पूछे जाते हैं। ये कहाँ की है, ये भिंड की है सबसे कम, ये किसकी है, पचमढ़ी की है सबसे अधिक, और ये औसत है। ठीक है, एवरेज है, एवरेज रेन वाटरफॉल है। फिर मिट्टी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अगर चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग का कोई भी जिला पूछे, आपको 2 मिट्टी बता देना है कौन कौन सी, एक तो कछारी
और एक बता देना जलोढ़। ठीक है, दोनों लगभग सेम ही होती हैं। जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी दोनों नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी मैंने इसकी परिभाषा आपको सभी पार्ट में लगभग जितने ज़िले पढ़ाए हैं सभी में बताई है। ठीक है, तो अब तो आपको याद हो गई होगी। फिर वन का प्रकार इंपॉर्टेंट होता है, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पर चाहे चंबल संभाग पूछेगा, चाहे मुरैना मतलब ग्वालियर संभाग पूछे, सभी में कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय शुष्क, यहाँ की जलवायु कैसी बताई, ठंडी और शुष्क है, तो शुष्क पर्णपाती वन हो गए और उष्णकटिबंधीय हो गए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और कटीले वन, तो चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग दोनों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और कटीले वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो कंडीशन है ना कि ये 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा में इस तरह के वन पाए जाते हैं। ये वर्षा पर डिपेंड करते हैं। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें वन को बता देंगे किस तरह के वन मध्य प्रदेश के सभी भूभाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं, और उसका लॉजिक क्या रहेगा, वर्षा, मतलब जितनी वहाँ पर वर्षा होगी उसी हिसाब से वहाँ पर वन पाए जाएंगे। ठीक है, फिक्स है ये। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, तो राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बता दिया, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में दूसरा स्थान रखता है, क्योंकि 1955 में कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और 1958 में ये दूसरा स्थान रखता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस पे टाइगर प्रोजेक्ट नहीं चलता है, इतना भी ये भी याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से इनमें से कौन से नेशनल पार्क है जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें माधव राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, तो आपको लगा देना है माधव राष्ट्रीय उद्यान में नहीं चलता है। ठीक है, फिर इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा। माधव नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय राजमार्ग माधव नेशनल पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 गुजरता है माधव नेशनल पार्क से, क्योंकि ये कहाँ पर है, शिवपुरी तहसील में ही स्थित है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यहाँ पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद कृषि की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में शिवपुरी का कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए हमको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। खनिज भी यहाँ पर वही चूना पत्थर मिलेगा। ठीक है, और डायस्पोर सीसा मिलता है, तो जो सीसा और डायस्पोर मिलता है, इसको ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ लेना। शिवपुरी में जो डायस्पोर है ये मिलता है और सीसा लेड मिलता है। ठीक है, औद्योगिक परिदृश्य की बात करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने प्रत्येक जिले में औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हुए हैं, तो यहाँ पर भी औद्योगिक केंद्र होगा, तो ये पढ़ लेते हैं। शिवपुरी में सीमेंट उद्योग की स्थापना 1986 में की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लगभग 1000 टाइम पूछा जा चुका है, कि खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर है। खैर एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से कत्था जो पान में लगा के खाया जाता है, उस कत्था बनाने का उद्योग शिवपुरी में है। ठीक है, तो ये एकमात्र है मध्य प्रदेश का, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर है कोलारस पोहरी ब्लॉक में सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये रेशम से है। ठीक है, रेशम उत्पादन से है सेरीकल्चर, तो कोलारस और पोहरी ब्लॉक में है। देखिए कोलारस और कैलारस में अंतर है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैलारस में क्या था, हमारा शुगर कारखाना था। ठीक है, कैलारस जो कि मुरैना में है, उसमें हमारा शुगर कारखाना था, शुगर फैक्ट्री थी, लेकिन ये क्या है, कोलारस है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग चीज़ें। पूछा क्या जाता है, खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का उद्योग कहाँ पर है, कारखाना कहाँ पर है, तो ये है शिवपुरी में। ठीक है, इसके बाद जनजाति, तो ग्वालियर संभाग हो चाहे मुरैना संभाग हो, दोनों में मिलेगी आपकी 5वीं सबसे बड़ी जनजाति सहरिया जनजाति। ठीक है, और इसी जनजाति के कारण सहरियाई यहाँ की बोली हो जाती है। बुंदेलखंड का पार्ट है तो बुंदेली हो जाती है। ठीक है, प्रमुख मेले में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला। ठीक है, बाणगंगा नदी यहाँ पर नहीं है, लेकिन सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला यहीं पर लगता है। ठीक है, शिवपुरी में लगता है। फिर इसके बाद है फिर पीर बुधान का मेला। तो अभी तक एग्जाम में जितने भी हमने सेट लगाए हैं या देखे हैं, उसमें हमको क्वेश्चन कौन सा मिला है, ये वाला पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है,
पीर बुधान का मेला तो ये लगता है शिवपुरी ज़िले में, ठीक है। पीर बुधान का मेला शिवपुरी ज़िले में लगता है। मुस्लिम संत हैं पीर बुधान, इनकी कब्र के पास आयोजित किया जाता है और मेले का आयोजन अगस्त सितंबर के महीनों में किया जाता है। ये जो मेला है लगभग 250 से भी अधिक वर्ष पुराना मेला, ठीक है। तो इसका बहुत बहुत अधिक महत्व है, इसलिए पूछा जाता है। पीर बुधान का मेला शिवपुरी ज़िले में लगता है। बोलियां मैं आपको बता चुका हूँ। बुंदेली क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड का पार्ट है। सहरियाई क्यों? क्योंकि सहरिया जनजाति है और यहाँ की एक शिवपुरी बोली अलग से है और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। पर्यटन स्थल जॉर्ज कैसल, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एक किले का निर्माण किया गया था, जॉर्ज कैसल। इससे भी संबंधित एक कहानी है जो कि बहुत ही रोचक है। किंग जॉर्ज पंचम के एक रात के ठहराव के लिए बनाया गया था क्या? जॉर्ज कैसल। ग्वालियर के महाराजा ने जॉर्ज कैसल महल का निर्माण किया था तो 1911 में, ठीक है। 1911 में ग्वालियर के तत्कालीन शासक जीवाजी राव सिंधिया द्वारा इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के एक रात ठहराव के लिए बनाया गया था जॉर्ज कैसल। बहुत ही फेमस है। इसी तरह से आपने जो हमारा विधानसभा भवन है उसके बारे में भी कहानी सुनी होगी कि लॉर्ड मिंटो एक बार भोपाल आए थे तो वहाँ पर उनके रहने की उचित व्यवस्था ना होने के कारण वहाँ पर मिंटो हॉल की स्थापना की गई थी। मिंटो हॉल बनाया गया था जो कि हमारा फिर आगे चलकर विधानसभा भवन बना, पुराना विधानसभा भवन। अभी तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है, लेकिन पहले कौन सा? मिंटो हॉल था। तो वो भी इसी तरह बनाया गया था उनके एक रुकने के लिए, ठीक है। तो कहानी रोचक है, याद रखना। 1911 में ग्वालियर के तत्कालीन शासक जीवाजी राव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया था इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के एक रात के ठहराव के लिए। फिर है हमारा प्रमुख पर्यटन स्थल, तो माधव विलास पैलेस फ्री में बन जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में है। तो माधव विलास पैलेस भी आप कहाँ लगा दोगे? शिवपुरी में लगा दोगे, ठीक है। देखिए ये ठंडा स्थान है तो गर्मियों के लिए अच्छा होगा, है ना, क्योंकि ठंडा स्थान है शिवपुरी तो गर्मियों के लिए अच्छा होगा। तो सिंधियों का ग्रीष्मकालीन महल था माधव विलास पैलेस। फिर है यह लोकप्रिय रूप से जाना जाता है क्योंकि इसमें संगमरमर के फर्श हैं, लोहे के स्तंभ, सुंदर छतों और गणपति मंडप, भगवान गणेश का मंदिर है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माधव विलास पैलेस सिंधियों का ग्रीष्मकालीन महल था, कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में है, ठीक है। फिर है नरवर का किला, तो ये बहुत पुराना है। नरवर का किला आप देख सकते हो, ये राजा नल ने करवाया था। राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी यहीं से संबंधित है, शिवपुरी से। तो राजा नल ने इस किले का निर्माण करवाया था और यह किला शिवपुरी जिले के नरवर में स्थित है, नरवर तहसील में स्थित है और यह किला सिंध नदी के तट पर एक ऊंची पहाड़ी पर है, ठीक है। तो देखना चाहिए, ये बहुत ही प्राचीन किला है। सुरबाया गढ़ी अभी तक पूछा नहीं गया, फिर भी पढ़ लीजिए, पुराना है क्योंकि इसका निर्माण सहस्त्रवर्धन के गुरु पुरंदर ने शिव मत की शिक्षा देने के लिए 9 से 10 शताब्दी में कराया था सुरवाया गढ़ी। तो सुरवाया गढ़ी कहाँ पर है? शिवपुरी में है। संग्रहालय में देखिए जिला संग्रहालय है जो जहाँ शहीदों की स्मृति चिन्ह रखे गए हैं, तो ये भी पूछा नहीं गया है अभी, ठीक है। प्रसिद्धि के कारण, तो माना जाता है कि जो शिवपुरी का नामकरण है भगवान शिव के नाम पर हुआ है। भगवान शिव की नगरी ही कहते हैं किसको? शिवपुरी को कहते हैं। और तात्या टोपे का समाधि स्थल भी शिवपुरी में है, ठीक है, शिवपुरी जिले में है। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी, मैंने अब शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया था। शिवपुरी में यूरेनियम के भंडार की संभावना है। यूरेनियम क्या है? तो ये एक रेडियो एक्टिव धातु है जिसका यूज किस में होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर्स में होता है, ठीक है। अगर इसके भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तात्या टोपे की समाधि के लिए फेमस है। बाणगंगा अर्जुन एवं भीष्म पितामह से संबंधित महाभारत कालीन स्थल यहीं पर है। माधव विलास पैलेस भवन है कहाँ? शिवपुरी में। फिर पावा प्रताप पोहरी एवं भूरा खेल प्रपात यहीं पर हैं, ये पूछे नहीं गए आज तक, फिर भी पढ़ लीजिए। शिवपुरी में नरवर का किला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नल दमयंती से संबंधित स्थान है और शिवपुरी का उपनाम जो है वो नरवर ही है, ठीक है। जैसे मंदसौर का दसपुर है, इस तरह से तो शिवपुरी का आपको प्राचीन नाम मिलेगा नरवर। सांख्यराजी सिंधिया की समाधि व माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जॉर्ज कैसल भवन है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। जॉर्ज पंचम के लिए बनवाया था जीवाजी राव सिंधिया ने, ठीक है। एक रात रुकने के लिए उनके लिए बना दिया था क्या? जॉर्ज कैसल, जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो 1958 में बना है वहाँ पर है।
फिर करेरा अभ्यारण्य में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जो लास्ट का मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, यहाँ पे दोहरा देता हूँ, अगर इतना ही पढ़कर चले जाएंगे तो आपसे शिवपुरी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देखते होंगे कि कई सारे यहाँ पर संस्थान होंगे या फिर ये भौगोलिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा या फिर इस तरह से, तो उनको आप टॉपिक वाइज में पढ़ेंगे। ज़िले से संबंधित पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर सिर्फ वो चीज़ें लेंगे जो ज़िले से संबंधित हैं, बाकी जो टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे तो वो तो अलग से पढ़ना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। यहाँ पर थोड़ा और रिपीट कर लेते हैं। जो पीर बुधान का मेला अपन ने देख लिया, बहुत बार पूछा गया पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, तो शिवपुरी में। भारिया कुंड है, पूछा नहीं गया अभी तक। गोपालपुरा जो भोजपुर राज्य का दूसरा परमाणु केंद्र यहाँ प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। और मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो छिंदवाड़ा है, आप सभी को पता होगा। छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर पर आता है कौन, शिवपुरी। शिवपुरी दूसरे नंबर में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और NH3 नेशनल हाईवे 3 पर उपस्थित है। ये भी मैं आपके साथ बता चुका हूँ कि जो शिवपुरी है, शिवपुरी राजस्थान को टच करता है, उत्तर प्रदेश को टच करता है। और सहरिया जाति है यहाँ पर। प्रमुख आकर्षण चंदेरी का किला है। चंदेरी अशोकनगर में है, तो ये इसको वहाँ पर पढ़ लेंगे। बजरंगगढ़ का किला, ये फिर विषभुजी मंदिर, कौशिक महल, सांडिया का शिल्प, ये सब पूछे नहीं जाएंगे। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है, इतने फैक्ट जितने बताए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।